नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी में पूछे गए मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और इसमें मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लाया हूं। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सारा क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों इसमें जो सॉल्यूशन कराया जाएगा उसमें कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों आपको मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी ढंग से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि x अनुपात y बराबर 6:5 दिया हुआ है। दोस्तों x अनुपात y है, जिसको हम लोग x/y भी लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है? 6:5 यानी 6/5 लिख सकते हैं। और फिर दिया हुआ है कि z अनुपात y बराबर 9:25। ठीक है, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है x अनुपात z कितना होगा। ये हम लोग का क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ x और z का वैल्यू निकालना है। तो x और z का वैल्यू कितना हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये दोनों जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन देख रहे हैं यहाँ y है, यहाँ भी y है। तो y जो दोनों जगह है ये दोनों को आप बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर y का अगर हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट तो ये कितना है 5 है, और यहाँ y का कितना है 25 है। तो यहाँ y 5 और ये y 25, ये दोनों अलग अलग है, दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ देख रहे हैं कि 25 है, तो इसको भी 25 बना दीजिए। तो 25 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे में भी 5 गुना कर देते हैं, तो ऊपर में भी हम लोग को 5 गुना करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, और 5×5 = 25। अब देखिए y जो है ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, जब y दोनों बराबर हो गया यानी कि इसमें और इसमें जो दोनों एक जैसा आ रहा था, अब दोनों का वैल्यू भी बराबर हो गया। अब यहाँ से आप x y z जिसका भी वैल्यू उठाना है आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x बराबर कितना मिल रहा है 30, x बराबर 30 अनुपात z का वैल्यू कितना मिल रहा है, z का वैल्यू यहाँ 9 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 9। अब देखिए इसको आप कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 × 30 और ये 3 से कट जाएगा, तो 3 × 3 = 9, यानी ये जो हम लोग का होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग का ये बन चुका है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कहता है यहाँ पर कि 10,640 रुपये की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3,724 रुपया ब्याज अर्जित करती है, x का मान निकालिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्या है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, SI बराबर P/R/T/100। ठीक है, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज, P मतलब ये प्रिंसिपल जिसको पूंजी बोल सकते हैं, रेट दर जिसको बोलते हैं, और T मतलब समय आएगा। ठीक है, और ये नीचे बटे 100। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे लिख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है कि पूंजी कितना है 10,640। ठीक है, पूंजी कितना है 10,640, और रेट हमारा दिया हुआ है 5%, और ये x वर्षों में ब्याज कितना अर्जित करती है 3,724। ठीक है, तो हम लोग को x का मान निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए SI कितना दिया हुआ है, SI जो दिया हुआ है 3,724, ये हम लोग का ब्याज है। SI की जगह लिख दिए। P बराबर कितना दिया हुआ है 10,640, ये लिख दिए। R की जगह कितना है 5। ठीक है, और ये हम लोग का समय कितना है x वर्ष लग रहा है, और बटे 100। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए ज़रा देखा जाए x का वैल्यू कितना आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 दूना 10, 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2 कटेगा, और यहाँ से हम लोग काट सकते हैं 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से और ये मतलब ये दोनों देखिए कैसे कटेगा। तो ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। पहले 4 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। क्लियर है, ये सब कट गया।
अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो 4 नंबर 36 हो जाएगा, 1 बचा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, और इसको जब देखिए ये 7 से कट रहा है, ठीक है, 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 से अगर काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 19 बार में, ठीक है, 19 बार में कट रहा है। और ये अगर 7 से हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 बच गया तो 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 बच गया, 7 या 21 हो जाएगा। और देखिए 19 एकम 19, 19 सते 133, ये पूरा जो है वो कट गया। यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, यहाँ पर देखा जाए, इधर से सिर्फ 7 बचा, इधर से सिर्फ x बचा, तो x बराबर कितना हो गया, 7। यानी कि हम लोग का जो आंसर होगा ये x बराबर 7 होगा, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलो ये हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। दोस्तों एक वर्ग है, एक वर्ग ले लीजिए और एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है, दोनों का ये जो परिमाप है वो क्या है, समान है। परिमाप मतलब क्या होता है दोस्तों, परिमाप मतलब होता है ये जो बाउंड्री का जो लेंथ होता है ना, उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो इसका भी बाउंड्री का लेंथ और इसका भी बाउंड्री का लेंथ, ये दोनों का परिमाप क्या है, समान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप जरा बता सकते हैं ये वर्ग का परिमाप क्या होता है। अगर इसका भुजा a है तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है, 4 गुने भुजा इसका परिमाप होता है। और ये अगर वृत्त है और इसका अगर त्रिज्या आपको दिया हुआ है r है, तो इसका परिमाप कितना होता है, जिसको हम लोग परिधि भी बोलते हैं। तो इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, ये परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कहता है कि ये दोनों बराबर है, यानी 4a और 2πr बराबर है। यानी हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 4a बराबर 2πr, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 2464, इस वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 2464, तो कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्ग का भुजा मालूम होना चाहिए, यानी a का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तभी हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, उससे हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए ज़रा देखें r का वैल्यू कितना आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि हम लोग देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 2464 दिया हुआ है। कितना, 2464, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप r का वैल्यू निकाल लीजिए। तो r का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग 22/7 लिख सकते हैं और गुने आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अगर इसको कैंसिल करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको काटें तो कितना बार में कटेगा, 22 से कटेगा, एक बार में कट जाएगा, 22 से कम 22, और ये 22 से कम 22, एक बार में, ये 2 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से कटेगा 22 से कम 22, क्लियर है। और उसके बाद फिर यहाँ पर 4 बच जाएगा, जिसको 22 दूना 44 हम लोग काट सकते हैं, 112। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 112 गुने 7, ठीक है, 112 गुने 7, यानी आर स्क्वायर जो हमारा होगा वो 112 गुने 7 हो जाएगा। अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर जा करके रूट होगा, है ना। तो रूट होगा तो यहाँ देखिए 16 गुने 7, ठीक है, 112 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 7, 112 के क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 7, और एक 7 यहाँ और है, ठीक है। तो 16 का हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, और यहाँ 2 तो 7 हो जाएगा, और जिसका हम लोग एक 7 लिख देंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 सते 28, आर का वैल्यू हम लोग का निकल गया 28। ये हम लोग यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए a का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर।
देखिए दोस्तों, ए का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पर 4 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 22/7, 22/7, और ये आर का वैल्यू कितना निकला, 28 निकला, कोई दिक्कत इसमें नहीं, और ये जो 4 है वो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 4 7 28, ये दोनों मिलकर के 28 काट देगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 दूना 44, कितना हो जाएगा, 22 दूना 44। तो ए का वैल्यू हमारा निकल गया, ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए का वैल्यू जो हमारा है वो 44 सेंटीमीटर निकला। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा दोस्तों, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ये हम लोग देखेंगे a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी इसका 44 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, कितना करेंगे, 44 का स्क्वायर कर देंगे। तो 44 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 1936, है ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 35 39 41 46 27 तथा x का औसत 38 है। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा संख्या है ज़रा देखा जाए, 35 39 41 46 27 और एक संख्या x है, इसका औसत दिया हुआ है 38। तो कहता है x का मान निकालिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि औसत, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर जो होता है योग बटे संख्या होता है, योग बटे संख्या। और दोस्तों अगर हम योग निकालना चाहें, योग, तो योग बराबर कितना होगा, औसत औसत गुने संख्या, ठीक है। चलिए कितना संख्या है ये यहाँ पर डिनोट करता है संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ दिया हुआ है कि इसका औसत दिया हुआ है कितना, 38, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखें कि इसका योग कितना होगा, ठीक है। तो योग कितना है ज़रा देखा जाए, तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 14 और 1 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 का 8 हो गया 2, फिर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 4 10 4 14 और 2 16 और 2 18, कितना हो गया 18, यानी 188 और ये प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या का योग हो गया। और योग हम लोग जानते हैं अगर औसत दिया हुआ है तो कैसे निकाल सकते हैं, औसत गुने संख्या। तो यहाँ पर इसी के बराबर क्या होगा, इसी के बराबर होगा औसत, ये सभी का औसत कितना है, औसत 38 दिया हुआ है, कितना है 38, और गुने संख्या, कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 से हम लोग गुना कर देंगे। अब देखा जाए यहाँ से तो x का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। 6 8 48 का 8 हो जाएगा, 4 बच गया, 6 3 18 18 और 4 22, और इसमें 188 आकर के माइनस हो जाएगा, 188 घटेगा। यहाँ पर देखा जाए तो 8 में 8 गया तो यहाँ 0 बचेगा, और फिर यहाँ यानी यहाँ पर टोटल देखेंगे कि x का वैल्यू कितना बच रहा है, 40 बच रहा है, ठीक है। x का वैल्यू कितना 40 बच रहा है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि a b से 25% कम है। दोस्तों a b से 25% कम है, a जो है वो b से कितना 25% कम है, यानी b से तुलना किया जा रहा है a को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को b को मानना पड़ेगा, जिससे तुलना होता है सबसे पहले आप उसी का वैल्यू मानिए। तो a जो है वो b से 25% कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि b को मान लेते हैं 100, तो ये 25% कम है, कौन, a कम है b से, तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसका मतलब कैलकुलेशन करके इसको थोड़ा सा छोटा नंबर में भी ला सकते हैं, रेशियो में है तो ये देखिए कटेगा क्या, तो ये 25 दिया 75 और 25 चौक 100, यानी कि 3:4 में a और b है,
कितना 3:4 में। अब हम लोग को निकालना है 2b माइनस ए बटे ए का मान क्या होगा। 2b माइनस ए बटे ए, इसका मान क्या होगा। तो 2b, देखिए 2b, b का वैल्यू यहाँ पर कितना बता रहा है 4, तो 2b मतलब कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर ए का वैल्यू फिर से कितना वापस हो जाएगा 3। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे, यहाँ पर फाइनल होगा आंसर 3, 5 बटे 3 इसका आंसर होगा। देखिए तो 5 बटे 3 इसका आंसर होगा। आपका राइट आंसर जो है वो सी नंबर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पीयूष 8 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है। पीयूष कितना की गति से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब चलिए देखा जाए, वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। यानी 3 किलोमीटर गया, फिर वो 5 मिनट रुकेगा, फिर अगला 3 किलोमीटर गया और 5 मिनट वो रुकेगा। ठीक है, इस तरह से वो टोटल कितना दूरी तय करता है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि इसको 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर वो नहीं रुकता है, ठीक है, अगर वो नहीं रुकता है और यानी कि जो 5 मिनट रुक रहा है ना हर तीसरा किलोमीटर में, अगर वो नहीं रुकता है, ठीक है, तो वो कितना समय लेगा बिना रुके, बिना रुके इसको कितना समय लगता है, कितना समय लगेगा। अगर नहीं रुकता है तब इसको जाना है 56 किलोमीटर और इसका स्पीड कितना है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको 7 घंटा लगेगा, 7 घंटे। लेकिन क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 8 एकम 8, 8 7 56, इसलिए इसको 7 घंटा लगेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हर तीसरा किलोमीटर में ये 5 मिनट रुकेगा। अब दोस्तों हम लोग इसमें निकालेंगे कि वो 56 किलोमीटर जाने में, ठीक है, अगर हर तीसरे किलोमीटर पर रुकता है तो कितना बार रुकेगा। तो यहाँ हम लोग 3 से भाग दे देंगे ये 56 को, ठीक है, तो कितना 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 2 बचा 6 और 3 8 24, 3 8 24, ये 2 बचा, यानी 18 बार। कितना बार, 18 बार। ठीक है, 18 बार रुकता है, 18 बार रुकता है। अब देखा जाए 18 बार ये अगर रुकता है तो एक बार रुक कितना समय के लिए रुका 18 बार में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 18 गुने 5, ठीक है, 18 गुने 5, क्योंकि एक बार रुकता है तो 5 मिनट रुकता है। ठीक है, तो टोटल कितना रुका, ये रुक करके अगर गया तो इतना मिनट में रुका। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग घंटे में लिखेंगे तो घंटा में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको घंटे में लिखने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 पचे 60, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 तिये 18। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 3/2 घंटा। कितना, 3/2 घंटे। अब देखिए हम लोग देखें कि अगर बिना रुके जाता है तो इसको लगता है 7 घंटे, रुक के जाता है तो इसको एक्स्ट्रा लगता है कितना 3/2 घंटा, यानी 1.5 घंटा। तो इसीलिए ये 56 किलोमीटर की दूरी अगर रुक करके जाएगा तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि कुल कितना समय लगेगा इसको। तो दोस्तों कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, तो ये 7 घंटा और प्लस 3/2 घंटा। ठीक है, इतना घंटा टोटल लगा। ठीक है, अब देखा जाए 7 घंटा और 3/2 मतलब ये 1.5 घंटा, मतलब कितना हो जाएगा 7 और 1.5 यानी 8.5 घंटा। तो 8.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 8 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, 8 घंटे 30 मिनट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हम लोग का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि मनोज 486 रुपया में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है। दोस्तों कितना में खरीदा, 486 रुपया में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है। 486 रुपया में 324 टॉफ़ी खरीदता है, तो एक टॉफ़ी का कितना पड़ा,
ठीक है, पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं, 324 से भाग दे देंगे तो ये एक टॉफ़ी का मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब कहता है कि तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ तो ये एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य हो गया, तो एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य हो गया। अब हम लोग को इसको बेचना है 50% लाभ पर, तो 50% लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब एक टॉफ़ी का ये क्रय मूल्य है, तो इसका हम लोग 150% पर बेचेंगे। कितना? 150% पर, मतलब 150/100, ये एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं कुछ, है ना। ये देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 5 तिया 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा हम लोग कैंसिल इसको कर सकते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 3 से कटेगा, 3 2 5 4 9 कट जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ से 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 या 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर और हम लोग देख सकते हैं, चलिए यहाँ इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेंगे, 243/108। क्लियर है, ये एक टॉफ़ी का हमारा विक्रय मूल्य है। कितना? एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य, एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य है। ये क्या है? एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य, यानी एक टॉफ़ी अगर हम लोग बेचेंगे तो इतना रुपया में बेचेंगे। ठीक है, एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य हमारा ये रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये रुपया में होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक टॉफ़ी का हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि 90 रुपया अगर हम लोग लेकर के जाएंगे तो कितना टॉफ़ी मिलेगा। क्लियर है, तो एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य इतना हो गया, तो 90 रुपया में कितना टॉफ़ी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 90 रुपया में, तो 90 रुपया लिखिए और एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य से आप भाग दे दीजिए। तो एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 243 और बटे कितना? 108। इससे आप भाग दीजिएगा। इसको आप कैलकुलेट करने के लिए तो अच्छे ढंग से जानते हैं। चलिए इसको हम लोग देखेंगे तो ये उलट जाएगा, 90 गुने ये कितना हो जाएगा? 108/243। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं, 9 से काटेंगे इसको दोस्तों, कितना हो जाएगा? 9 से अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा और यहाँ पर 6 बच गया, 9 7 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 7 63। और यहाँ पर पूरा जो है वो 27 से कट जाएगा, 27 एकम 27 और ये कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग देखेंगे तो कितना टॉफ़ी आ गया? 10 गुने 4 मतलब 40 टॉफ़ी मिलेगा। कितना मिलेगा? 40 टॉफ़ी मिलेगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों इसमें? नहीं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, दोस्तों एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार पर व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए बेलन जो है, ठीक है, इसका आयतन क्या होता है आपको याद रखना चाहिए। बेलन का आयतन, देखिए अगर ये हमारा आधार का त्रिज्या r है और ये ऊंचाई अगर h है, क्लियर है, तो आयतन क्या होता है बेलन का? आयतन, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr² h होता है। क्लियर है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ हम लोग को आयतन निकालना है। तो आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? पाई, जिसको हम लोग 22/7 बोल सकते हैं, r²। ठीक है, तो r क्या होता है दोस्तों? जो भी आपका ये व्यास है उसका आधा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यास जो है उसका आधा, तो r हम लोग का कितना होगा? देखिए r हम लोग का कितना होगा यहाँ पर दोस्तों? r बराबर जो होगा वो 3.5/2 होगा, व्यास का आधा। इसको हम लोग और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट हटाएंगे और कितना हो जाएगा? ये नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 7 35 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 7/4 सेंटीमीटर। कितना? 7/4 सेंटीमीटर ये हमारा त्रिज्या हो गया। तो पाई r² मतलब 7/4 गुने 7/4। ठीक है, और h कितना है? 16। h कितना है? 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए।
देखिए 4 गुने 4 16 हो जाएगा, तो ये दोनों 4 से ये 16 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 7 से जो है 1 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 22 सते कितना हो जाएगा, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बेलन का आयतन हो गया, ये बेलन का आयतन हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए कहता है रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है, रवि, मनीष और कौन है, नवीन है। नवीन ये अकेले जो है वो काम को पूरा करते हैं, ठीक है। अकेले अकेले कितना कितना दिन लगता है ये सबको ज़रा देखा जाए। ये जो है वो रवि को 30 दिन लगते हैं, रवि को 30 दिन लगते हैं, मनीष को 15 दिन लगते हैं और नवीन को 10 दिन लगते हैं, ठीक है। अकेले अकेले इतना दिन में काम करते हैं। अब देखा जाए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पूरा काम कितना है वो निकालेंगे। काम निकालिए, तो काम कितना हो जाएगा, 30, 15 और 10, इसका आप एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो देखिए 30 आएगा। कितना आएगा, 30, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम निकालिए 30। तो इसका क्षमता कितना होगा रवि का, तो 30 को यानी इसका जो टोटल दिन लेता था इससे भाग दीजिए काम को, तो ये 1 हो जाएगा क्षमता। ये कितना, इसका क्षमता 2 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तीनों का क्षमता निकल गया। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है। रवि जो है वो 2 ही दिन कार्य करता है। रवि कितना दिन कार्य करता है, रवि जो है वो सिर्फ 2 दिन कार्य करता है। रवि जो है वो सिर्फ 2 दिन काम करता है, 2 दिन। रवि जो है वो 2 दिन काम करता है, तो 2 दिन में ये कितना काम कर देगा, तो 1 दिन में 1 काम करता है तो 2 दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है, तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। यानी रवि जब छोड़ा तो 3 दिन और काम किया, उसके बाद फिर मनीष भी छोड़ दिया। तो रवि जब तक छोड़ा था, यानी रवि जो है वो जब काम कर रहा था 2 दिन तक किया, उसमें मनीष भी काम किया उसके साथ, ठीक है। तो जैसे ही रवि छोड़ा काम, मनीष जो है उसके 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। यानी मनीष टोटल कितना दिन काम किया वहाँ पर, 2 दिन रवि के साथ और 3 दिन जो है रवि के जाने के बाद भी काम किया, यानी टोटल 5 दिन काम किया। तो मनीष जो है वो टोटल कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया, ठीक है। तो 5 दिन काम किया, तो ये 5 दिन में कितना काम कर लेगा मनीष, 1 दिन में जो है 2 काम करता है, तो 5 दिन में 10 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर आगे कहता है कि नवीन शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी जब सब लोग चले गए उस समय फिर अकेले कौन बच गया, नवीन। तो नवीन जो है वो बचा हुआ काम को कितने दिन में किया। तो देखिए यहाँ जब मनीष काम कर रहा था और रवि काम कर रहा था, तो नवीन ये सब के साथ भी काम किया, ठीक है। जब ये मनीष काम कर रहा था उस समय भी ये काम किया, तो मनीष 5 दिन काम किया था, तो यानी कि ये लास्ट में छोड़ा, यानी इसके साथ भी हमारा कौन, ये नवीन था, है ना। तो नवीन जो है 5 दिन ये सब के साथ भी काम किया है। तो हम लोग देखेंगे कि नवीन जो है वो भी 5 दिन तक ये सब के साथ काम किया, 5 दिन, ठीक है। 5 दिन तक काम किया, तो नवीन 5 दिन में कितना काम कर पाएगा, तो 1 दिन में 3, 3 × 5 = 15, कितना, 3 × 5 = 15। तो टोटल कितना काम हो गया, 2 और 10 12, 12 और 15 यानी 27 काम हो गया। 27 काम जो है वो कंप्लीट हो गया, 27 काम हमारा हो गया, ठीक है। तो अब शेष काम कितना बच गया है, शेष काम जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 30 काम में से 27 काम हो गया। तो शेष काम जो है वो कितना बचा, शेष काम दोस्तों, यहाँ शेष काम कितना बचा, शेष काम जो है यहाँ छोड़ करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए तो शेष काम कितना बच गया, तो शेष काम जो है यहाँ पर देखिए शेष काम कितना बच गया, 30 में से 27 काम हो गया, तो शेष काम 3 बच गया, ठीक है। अब देखिए 3
काम बच गया, तो इसको कौन करेगा? ये दोनों तो छोड़ के भाग गया, ये करेगा। तो 3 काम जो है ये एक दिन में 3 काम कर देता है। तो शेष काम को करने में कितना समय लगेगा? तो इसलिए शेष काम को करने में नवीन को लगा समय। कितना समय लगेगा? ये 3 काम करना है और इसका क्षमता ही 3 है, बराबर 1 दिन। कितना दिन? 1 दिन में काम कंप्लीट कर देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है? पुनीत 60 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी? ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत गति क्या होगी, यही हम लोग को निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आप एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से आप दूसरे बिंदु तक जाते हैं, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर आप उस बिंदु से वापस पहले वाले बिंदु पर आते हैं, ये जाते हैं, है ना, ये जाते हैं और वापस आते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो पूरे यात्रा के दौरान आपकी औसत गति कितनी होगी? ठीक है, तो औसत चाल, ठीक है, कितनी होगी? 2xy बटे x प्लस y, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला पर आप इसे बैठा दीजिए, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है? औसत चाल। देखिए दोस्तों औसत चाल क्या होगा? 2xy, x की जगह कितना है 60 और y की जगह कितना है 90, ठीक है, और बटे x प्लस वाई यानी 60 और 90 यानी 9 6 15 यानी 150, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 0 और 1 0 तो ये आपका कट जाएगा, 15 एकम 15 और ये 15 चौक 60 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ नीचे से तो सिर्फ 1 बचा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 9 72 हो जाएगा। कितना? 72। ये हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है हमारा आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड, ये हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।